मैम, अक्सर हमने देखा है राजनीति में महिलाओं के लिए कहा जाता है कि आना बहुत कठिन है, और आप तो उस समय से राजनीति में है, तब शायद कल्पना करना भी बहुत मुश्किल होता था कि एक महिला राजनीति करेगी। कितना मुश्किल रहा उस समय? 90 के दशक में इतना आसान रहा महिलाओं के लिए नहीं था। पॉलिटिक्स को कैरियर बनाना तो बहुत दूर दूर तक महिलाएं नहीं सोचती थी, तो हमारे लिए बहुत ईजी नहीं था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी पॉलिटिक्स नहीं था। अगर 90 के दशक में आप देखेंगे तो उस समय वही महिलाएं पॉलिटिक्स में आती थी जिनका बैकग्राउंड होता था, या उनके पिता होते थे या उनकी माता जी होती थी। राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ, तब की राजनीति और आज की राजनीति में क्या फर्क मानती हैं? देखिए, राम जन्मभूमि आंदोलन एक जन आंदोलन था, वो जन क्रांति थी। डेडिकेशन इतना हाई था लोगों में कि डू एंड डाई वाले सिचुएशन में हम लोगों ने ये आंदोलन में शामिल हुए थे, और अंततः हमें सफलता मिली। उस समय के जो लीडिंग फेज थे, आज वो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से गायब है। क्या हो गया? कहीं कोई चीज़ रुक जाएगी तो ठहर जाएगी और खत्म हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि सेमीफाइनल होने वाला है और ये तय करेगा 28 में सरकार। उनके शब्द ऐसे ही निकलने चाहिए, क्योंकि अपोजिशन में क्या होगा ये समय बताएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत पारिक और आप लोग देख रहे हैं गोलिटिक्स। आज हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता सुमन शर्मा जी मौजूद हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम, अक्सर हमने देखा है राजनीति में महिलाओं के लिए कहा जाता है कि आना बहुत कठिन है, और आप तो उस समय से राजनीति में है, तब शायद कल्पना करना भी बहुत मुश्किल होता था कि एक महिला राजनीति करेगी। कितना मुश्किल रहा उस समय? देखिए, महिलाओं को लेके एक कॉन्सेप्ट उस जमाने की, जिस 90 की दशक की आप बात करना चाह रहे हैं, 90 के दशक में इतना आसान रहा महिलाओं के लिए नहीं था। पुरुषों के लिए उनका एक जो पितृसत्तात्मक सोच के साथ राजनीति भी उसी दौर से गुजर रही थी, और ये सारी चीजें नजर भी आती थी। तो बीइंग अ वीमेन, पॉलिटिक्स को कैरियर बनाना तो बहुत दूर दूर तक महिलाएं नहीं सोचती थी। स्टडी करना है और आगे बढ़ना है, ये महिलाएं उस समय थोड़ा सोचना प्रारंभ कर दी थी। तो हमारे लिए बहुत इजी नहीं था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी पॉलिटिक्स नहीं था। अगर 90 के दशक में आप देखेंगे तो उस समय वही महिलाएं पॉलिटिक्स में आती थी जिनका बैकग्राउंड होता था, या उनके पिता होते थे या उनकी माता जी होती थी, या कोई रॉयल फैमिलीज हो, या ऐसा इस टाइप के लोग आते थे। हमारी जैसी कॉमन महिला जो एक सामान्य घर से आ रही है, सामान्य परिवार से है, वो राजनीति के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन उस समय राजनीति में आना, और 90 के दशक में पहले मेरा जुड़ाव राष्ट्रीय सेविका समिति से हुआ, वहाँ मैं जुड़ी और एमए कर रही थी मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से। उन्हीं दरमियान इन लोगों से मेरा संपर्क हुआ, और भावना उस समय जो एक कहते हैं ना कि जवानी में आप बहुत कुछ प्लान करते हो, और मैं थोड़ी सी इस प्रकार की महिला थी कि मुझे लगता था एग्रेशन था समाज के सिस्टम को लेके, समाज की व्यवस्थाओं को लेके मैं बहुत एग्रेशन में रहती थी। तो वो रिएक्शन कहीं ना कहीं निकलना चाहिए था। उसी बीच क्या हुआ कि मैं सोशियोलॉजी से एमए कर रही थी, मेरा मास्टर चल रहा था, और उसी बीच मेरी मुलाकात हुई राष्ट्र सेविका समिति की, हमारी आशा ताई पंडितकर थी। उन्होंने मुझे अपने संपर्क में लिया और मैं बदलती चली गई, और ऐसी बदली कि देश के निर्माण के बारे में सोचने लगी, समाज के कल्याण के बारे में सोचने लगी, महिलाओं के उत्थान के बारे में सोचने लगी, और वही मेरा डाइवर्जन पॉइंट हुआ। राष्ट्रीय सेविका समिति के साथ बरसों तक काम किया, और फिर राम जन्मभूमि आंदोलन आया, जहाँ लगा कि हम कैसे देश में रह रहे हैं, जिस देश की आत्मा राम है और वो टेंट में बैठे हुए हैं, उसके लिए पूरा देश संघर्ष कर रहा है। तो उस संघर्ष में बहती चली गई मैं, और उसके बाद मेरा फिर 94 के बाद पॉलिटिक्स में आना हुआ, और सक्रिय राजनीति से मैं जुड़ी। राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ, तब की राजनीति और आज की राजनीति में क्या फर्क मानती हैं? देखिए, राम जन्मभूमि आंदोलन एक जन आंदोलन था, वो जन क्रांति थी। लोगों में उस समय हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी जी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी थे, साध्वी ऋतुम्बरा जी थी, ऐसे बहुत सारे नाम, और विश्व हिंदू परिषद के हमारे तो नेतृत्व में ये कार्यक्रम चल ही रहा था। ये आंदोलन कोई, मैं कहूंगी कि एक संस्था या एक संगठन का नहीं था। इन लोगों ने इतना अच्छा प्रयास किया और जन जागृति इतनी अच्छी आई कि एक समूह बन के पूरे देश में तैयार हो गया, और इस विषय को समझने की चेष्टा की। हर को लगा कि हमारे राम, इस तरह से उनका एक बैकग्राउंड आप सब जानते हो कि किस तरह से मंदिर तोड़ा गया, किस तरह से बाबरी मस्जिद की कहानी थी, और कैसे निर्माण हुआ, बहुत लंबी कहानी है। तो ये लोगों को समझ में आने लगी, जो उस समय तक था नहीं कि ये बाबरी मस्जिद का निर्माण कैसे हो गया और कैसे मंदिर टूट गया। तो जब समझ में आई तो आंदोलन बन गया, और डेडिकेशन इतना हाई था
लोगों में कि डू एंड डाई वाले सिचुएशन में हम लोगों ने ये आंदोलन में शामिल हुए थे और अंततः हमें सफलता मिली। और राम जब हमारे आराध्य देव हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम जब कहते हैं, तो उनके लिए कुर्बान करने के लिए एक सेकंड भी मुझे लगता है किसी ने कोई सोचा भी नहीं होगा कि पीछे मुड़ के देखे, निकल पड़े। तो उस समय की जो पॉलिटिक्स वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे कि करना है तो करना है और ईमानदारी से करना। उसमें बहुत ज्यादा राजनीति नहीं थी कि हमें इससे हम इसको पॉलिटिकलाइज करेंगे तो हमको पॉलिटिकल एडवांटेज मिलेगा। विदाउट एनी पॉलिटिकल एडवांटेज इस अभियान को सबने चलाया और हमें सफलता मिली। श्री राम मंदिर के रूप में आप देख रहे हो अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ। मैम, उस आंदोलन से काफी सारे नेता निकले। आज के जो प्रधानमंत्री है वो भी उस आंदोलन में थे। जो उस समय पे सेकंड फेज हुआ करते थे, आज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है। और उस समय के जो लीडिंग फेज थे, आज वो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से गायब है। क्या वजह है? मैं आपको बताना चाहूंगी पारिक साहब कि होता क्या है, प्रकृति का नियम है कि अगर कहीं कोई चीज रुक जाएगी तो ठहर जाएगी और खत्म हो जाएगी। बढ़ता रहना प्रकृति का नियम है, बदलाव प्रकृति का नियम है। उसी में उन्होंने अपना आउटपुट 100% दिया। आज वो जिस उम्र के पड़ाव पे हैं वो हमारे मार्गदर्शक के रूप में हैं। हम लोग तो बहुत अर्ली थे, लेकिन वो लोग उस मुकाम पे थे जहां अब भारतीय जनता पार्टी में उन लोगों की भूमिका मार्गदर्शन, उनके सहयोग को, उनके कार्य को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने पार्टी को 2 से कहां 303 तक पहुंचाया। और हमें याद है कि उस रथ यात्रा में सारथी थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कमान हाथ में थी लाल कृष्ण आडवाणी जी की। जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी बने और हमारे क्या नाम है, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली, सब लोग मंत्रिमंडल में थे, आपने देखा था वो काल भी हम लोगों ने देखा। तो अभी ये कहना कि वो नेपथ्य में चले गए, मुझे लगता है ये उचित नहीं होगी। उनसे जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारी कैबिनेट को जरूरत होती है, विचार विमर्श करते हैं। उम्र के उस पड़ाव पे हैं कि वो लोग स्वस्थ रहें और हम लोग का मार्गदर्शन कर सके, यही हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कहने के लिए चर्चा जरूर होती है कि साहब वो लीडरशिप खत्म हो गई, ये लीडरशिप आ गई। तो ये परिवर्तन नेचर का, प्रकृति का नियम है, उस परिवर्तन के थ्रू ये सारी चीजें हुई हैं। मैम, इसी को लेकर विपक्ष आपको घेरता रहता है, आपकी पार्टी को, कि बीजेपी में मार्गदर्शन मंडल होता है और पार्टियों में नहीं होता। हम लोग वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शन में नहीं भेजते, उनको क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यदि मैं बात कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी वन मैन शो वाली पार्टी नहीं है। ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है, ये राष्ट्रवाद पे रचित पार्टी है जिसका आधार ही राष्ट्र का निर्माण था। वहाँ व्यक्ति को लेके शक्ति रूपी नहीं देखा जाता है। और इसीलिए मार्गदर्शन में हमारे जो जिन लोगों का, अब हम यदि बात करते हैं पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के और हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी के मुखर्जी के मार्गदर्शन पे चलने वाले लोग हैं, वहाँ मार्गदर्शन टीम नहीं होगी तो आगे का निर्माण कैसे होगा? यहाँ एक परिवार सोनिया जी, गांधी जी और उसी के नाम पे पूरा पार्टी चल रहा हो। और आज देखिए कि इतनी बड़ी पार्टी के पतन का कारण क्या रहा, इसको उन लोगों को सोचना चाहिए। आरोप लगाने वालों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने के पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनकी पार्टी का इथिक्स क्या है, उनकी पार्टी का निर्माण किस स्थिति में हुआ था, उनकी पार्टी का मकसद क्या है, ये आज तक स्पष्ट नहीं हुआ। उनकी पार्टी की जो स्थितियां थी वो आप उनसे पूछिए कि आपकी पार्टी का स्थापना किस लिए? गांधी जी ने तो जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस को तो खत्म कर दिया था कि अब तो आजादी मिल गई, अब सब लोग मिलजुल के काम कीजिए। लेकिन वो लोग नहीं माने। नेहरू जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया और नेहरू जी ने ये करके परिवारवाद का निर्माण किया। और एक ही पार्टी, जो एक ही परिवार जो बोलेगा वही कांग्रेस है। कांग्रेस मीन्स इंदिरा, इंदिरा मीन्स कांग्रेस। हम लोगों ने देखा था सारी चीजें। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत डिफर है और इतनी बड़ी पार्टी का पतन का कारण यही रहा कि नए लोगों का प्रवेश नहीं, एक परिवार का आधिपत्य जमाए रखना, मेन कारण यही हुआ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ये प्रवेश निरंतर बढ़ता जाता है, पुराने से नए, नए से और नए और नए करते निरंतर चलने वाली पार्टी है। और जहाँ राष्ट्र धर्म, राष्ट्र निर्माण जिसका एजेंडा हो, भारत माता प्रथम बाद में हम, तो उस पार्टी से वो लोग क्या तुलना करेंगे? मुझे लगता है कि उनका एजेंडा कोई पूछे इस देश में
तो एजेंडा सिर्फ ये हुआ कि हिंदू और मुसलमान को अलग कर दो और राजनीति करो, यही एजेंडा है उनका। और उसी एजेंडा के कारण इतने सालों तक देश पिछड़ा रहा। 2014 के बाद जो देश में, या यदि मैं कहूँ अटल जी के शासनकाल में जो विकास की गति बढ़ी, और 14 के बाद जो निरंतर 12 वर्षों में बढ़ रही है, हमने देश को जातियों में नहीं बांटा, हमने देश को हिंदू और मुसलमान में नहीं बांटा, हमने देश को विकास की लाइन पे खड़ा किया। डेवलपमेंट लेड गवर्नमेंट हमारी है, और इसीलिए आप चारों तरफ देख रहे हैं कि डेवलपमेंट की जो 70 साल में चीज नहीं हुई, वो 12 साल में क्यों सड़क पे आ गई। इतने सारे निर्माण की, बहुत लंबा हमारा आपसे बातचीत हो जाएगा अगर मैं एक एक कार्य को गिनाना करूं। और मूलभूत जो अंत्योदय की बात हम करते हैं, जो गरीब को गणेश मान के बात करते हैं, उसी चीज को विचार में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए हमारे सारे कार्य हुए, तो हमें सफलता मिली, हम दिखने लगे। हम आपको 12 से 18 साल में ही क्यों दिखने लगे? अगर हम अटल जी के उस कार्यकाल को जोड़ लें, और इतने में इसके पहले इतने सालों तक रहे, क्या किया पूछा जाए इनसे कि कितने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की आप, कितने हवाई अड्डे आपने बनाए, कितने सड़क का जाल बनाया, कितने ब्रिजेस बनाए, ये सवाल तो पूछेगी। उस ऑरा में केवल यही सुनाई देता था कि आज 2G हो गया, आज 4G हो गया, आज ये घोटाला हो गया। धरती से लेकर आकाश तक घोटालों की सरकार थी। और आज कहाँ घोटाले का एक शब्द नजर नहीं आता। कांग्रेस के पास है ही नहीं, विपक्ष के पास शब्द ही नहीं है, किस घोटाले पे आरोपित करेंगे वो हमें। तो बहुत फर्क है उन पार्टियों में और भारतीय जनता पार्टी में। राजस्थान से हैं आप, काफी लंबे समय से आपने राजनीति देखी है। राजस्थान में आप भी काफी सारे पदों पर रहे। राजस्थान की राजनीति को कैसे देखते हैं? राजस्थान की राजनीति को यदि मैं 2 शब्दों में डिफाइन करूं, ये 2 पॉलिटिकल पार्टी है। यहाँ क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, यहाँ मेजर कांग्रेस और बीजेपी रही है। और यहाँ की जनता बहुत समझदार है। अगर यहाँ की जनता वोट करती है तो डेवलपमेंट पे वोट करती है। आगे जो रचनात्मक, यहाँ जातिवादी, कहने को तो राजस्थान को बहुत रूढ़िवादी लोग मानते हैं कि बहुत हर 2 कोस पे भाषा बदल जाती है, हर 4 कोस पे पानी बदल जाता है। लेकिन जनता यहाँ की बहुत जागरूक है, हमेशा डेवलपमेंट को पसंद की, जाति पाति से उठ के पॉलिटिक्स की, और ऑपोजिशन और सत्ता पक्ष के जो एक समन्वय है वो बहुत ही सॉलिड और बहुत स्ट्रांग रहा। अगर हम भैरव सिंह साहब से, सुखाड़िया जी के जमाने से देखें तो विधानसभा चलता था और कितने अच्छे वातावरण में विधानसभा चलाते थे, विषयों को उठाते थे। एक दूसरे पे आरोपित करना है, पर आरोपित इस कदर नहीं करना है कि आप बाहर जाके अपनी शकल और अपने हाथ ना मिला सके, मुस्कुरा ना सके। तो एक बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर में यहाँ की राजनीति है, और मैं बहुत पसंद करती हूँ यहाँ की राजनीति के बारे में। सिर्फ हम 2 शब्द कह सकते कि बुद्धिजीवी लोग हैं, समझते हैं समस्याओं को, अपने पॉलिटिकल जनप्रतिनिधियों से जानते हैं कि कैसे काम करवाना है और क्या उन्हें काम करना है, ये वो अच्छी तरीके से समझते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान की पॉलिटिकल राजनीतिक दिशा बहुत सही है। मैम, राजस्थान में काफी लंबे समय से एक पैटर्न देखने को मिला है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। क्या आपकी बार आपकी सरकार अभी सत्ता में है, वो पैटर्न टूट जाएगा? देखिए, हम लोग बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं। मैं यदि सच कहूँ तो वसुंधरा जी ने भी बहुत अच्छा काम किया था, बीइंग अ वीमेन, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। और हमारी चेष्टा थी उस समय भी कि हम रिपीट करें, बहुत कोशिश किया हमने, लेकिन कुछ रहे होंगे कारण जो जनता ने हमें अवसर नहीं दिया। उसके बाद फिर दोबारा से वसुंधरा जी चुन के आई, तो ये क्रम चलता रहा, एक बार आप, एक बार वो। हमारी चेष्टा इस बार है, पूरी पार्टी इसी वे पे काम कर रही है कि क्यों, एक रिसर्च का विषय हो रहा है कि राजस्थान में एक बार मेरा एक बार तेरा, अगर डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, विकास को राजस्थान की जनता चुनती है, तो क्यों ऐसा होता है। तो इस बार हम लोग पूरे स्तर पे बहुत ही एक नेटवर्किंग के रूप में काम कर रहे हैं, जहाँ निचले स्तर तक संवाद स्थापित हो सके, हमारे कार्य का विस्तार हो सके और जनता को हम कन्विंस कर सके। और इस मिथ को तोड़ने के लिए हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम लगी हुई है। और मुझे ये उम्मीद है माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में हम दोबारा रिपीट करेंगे कि जिस प्रकार से काम हो रहा है, पूरे अगर 2 वर्षों के काम को हम देखेंगे तो चाहे किसान का विषय हो, चाहे मजदूर का विषय हो, चाहे महिलाओं का विषय हो, चाहे डेवलपमेंट के लिए रोड नेटवर्क की बात हो, या स्थानीय निकायों के छोटे छोटे मुद्दे, सफाई, और इन सारे मुद्दों पे, चाहे सुरक्षा के मुद्दे हों, इन सारे मुद्दों को बहुत ही माइन्यूटली हम लोग
ऑब्जर्व और अपना डिलीवरी दे रहे हैं। सरकार हमारे उन सब मुद्दों को बहुत अच्छे त्वरित गति से संपादित कर रही है और नीचे तक हम डिलीवरी भी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जनता इस बार हमें दोबारा रिपीट करेगी। क्या मैम अब राजस्थान टू पार्टी पॉलिटिक्स से हटके क्षेत्रीय दलों को लाने की कोशिश में है? हम देख रहे हैं हनुमान बेनीवाल आरएलपी के माध्यम से एक फ्रंट खड़ा कर रहे हैं, नीचे भारत आदिवासी पार्टी राजकुमार राव तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, दूर दराज में कहीं कहीं थोड़ी सी नजर आ गई, जहां आपने हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा एरिया जो आदिवासी बेल्ट है हमारा, वहाँ जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ उदय, लेकिन उनका पतन भी आप लोगों ने देखा कि उनके जो एमएलए चुन के आए वो विधानसभा में क्या हुआ, मैं रिपीट करूंगी, अच्छा नहीं लगता है। कैसे पैसे लेते हुए और सारी चीजें, सब चीजें सामने आई। और जहां तक बेनीवाल जी ने बहुत प्रयास किया, कई बार किया है कि यहाँ क्षेत्रीय पार्टी उपजे, लेकिन कुछ ही बहुत लिमिटेड क्षेत्र में सीमित है। मुझे कहीं कोई बहुत ज्यादा विस्तार सा नहीं दिखता है। राजस्थान की जनता बहुत समझदार है, कई पार्टियों में उलझ जाते हैं, डेवलपमेंट रुक जाता है, और हंग असेंबली आती है या हंग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आता है तो डेवलपमेंट रुक जाता है, या हंग पार्लियामेंट आता है। तो ये यहाँ की जनता समझती है कि मेजोरिटी देना है, तो ये जो क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने विषयों को लेके उठाती हैं वो वहीं तक सीमित रह जाती हैं, वो राज्य के कल्याण के बारे में नहीं सोच पाती हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ क्षेत्रीय पार्टियों का बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि कई सालों से कई लोग प्रयास कर रहे हैं पर सफलता नहीं मिल रही है उन्हें। राजस्थान में अभी पंचायत निकाय चुनाव पास ही है, ओबीसी रिपोर्ट आ चुकी है। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि ये सेमीफाइनल होने वाला है और ये तय करेगा 28 में सरकार किसकी बनेगी। ऑपोजिशन में है बेनीवाल जी, उनको ऐसा बोलना चाहिए, उनके शब्द ऐसे ही निकलने चाहिए, क्योंकि ऑपोजिशन में है। अब ये लिटमस पेपर टेस्ट किसका होगा, क्या होगा, ये समय बताएगा। और ऐसे अगर 2 साल की कार्यशैली को देखें और 2 साल में जितने हमारे चुनाव हुए, बाय इलेक्शन, चाहे स्थानीय निकाय के हों, पंचायतों के हों, जिला परिषद के हों, तो उसमें हमारी स्थिति कैसी रही है ये बेनीवाल जी को पता होना चाहिए। वो भी तो एक लिटमस पेपर टेस्ट होता है जब आप सत्ता में रहते हो, तो उसमें हमारी परफॉर्मेंस कांग्रेस से बहुत अच्छी रही है, इनकी पार्टी से बहुत अच्छी रही है। हम काफी अच्छे, मतलब 50-50 भी नहीं रहा है, 70-80 के रेशियो में रहा है हमारा रिजल्ट, तो हमारे लिए तो सुखदाई है वो। नहीं तो अगर जनता का मन भंग होता और कार्यों का रिजल्ट देते तो उसमें भी मिल सकता था हमें। हम इतनी निकाय क्यों जीत गए, हम इतने बाय इलेक्शन क्यों जीत गए, ये जवाब तो देना पड़ेगा। आप एक चर्चा कर सकते हो कि भाई अंत में आप नहीं जीत पाए, तो एक वो सर्कमस्टांसेस थे ऐसे, लेकिन बाकी निचले स्तर के चुनाव सब हम जीते हैं। तो कौन सा लिटमस पेपर, कौन सा हमारा सेमीफाइनल? हम भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार 365 दिन कार्य करने वाली पार्टी है ये। हम चुनाव में साइबेरियन पक्षी की तरह अपनी योजना नहीं बनाते, हमारी योजना 365 दिन बनती है और हर दिन हम कमर कस के तैयार रहते हैं कि कोई भी चुनाव आ जाए हम तैयार हैं। हमारी संरचना ढांचा संगठन का इतना मजबूत है जो किसी पार्टी के पास नहीं है, और जब तक अगर संगठन की ताकत आपके पास मजबूती से नहीं है तो जनता के बीच में जाना बहुत सरल नहीं होता है। काम तो बहुत होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। कांग्रेस गहलोत साहब भी बहुत सारी बातें करके गए थे, लेकिन वहां संगठन है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो कैसे चरमरा जाते हैं वो। और बेनीवाल जी की तो अपनी पार्टी है, उनके लिए क्या कहूँ। लेकिन कुल मिला के सेमीफाइनल की बात करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, हम बहुत होपफुल हैं और हमें हमारे काम का रिजल्ट देगी जनता। पंचायत निकाय चुनाव हो रहे हैं, सरकार पे लगातार दबाव था इसको कराने का, लेट भी हुए। मैम, किस हिसाब की तैयारी है और कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जो लेकर आ रही है भाजपा इस चुनाव? देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगी कि इस चुनाव को लेके बहुत सारा माहौल बनाया गया कि लेट हो गया, सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती, सरकार ये करती है, सरकार वो करती है, सरकार डर गई, बहुत सारी बातें आई, जबकि ये सरासर गलत है। मैं उन सब लोगों से पूछना चाहती हूँ, हिमाचल में पता कर लीजिए चुनाव का स्टेटस, स्थानीय निकाय के चुनाव का क्या स्टेटस है, कितने दिन हो गए हैं, कितना विलंब हो रहा है। आप कर्नाटका में पता कर लीजिए, आप केरल में पता कर लीजिए। आप दूर कहाँ जाते हो, आप राजस्थान को लिए जा रहे हो। और क्या ओबीसी की रिपोर्ट आवश्यक नहीं थी क्या? हम ओबीसी वालों के साथ अन्याय कर दें, उनके बिना रिपोर्ट के चुनाव करवा दें? तो कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहती हूँ कि वो ओबीसी के पक्षधर नहीं है, उन लोग को न्याय नहीं मिले, उनको आरक्षण नहीं मिले, वो क्यों इतनी जल्दबाजी और इतना आरोप लगा रहे हैं? आप ओबीसी की रिपोर्ट सबमिट हो गई है मुख्यमंत्री जी के पास, निर्णय हो गया, शीघ्र चुनाव होगा 15 नवंबर तक। 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत जो सरकार के निर्णय भी हो चुके हैं और चुनाव भी हो जाएंगे। यही सब कुछ है, आइए मैदान में, हम तो रेडी हैं। आप लोग कहाँ हैं? हम आपको ढूंढ रहे हैं। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, वो कह रहे हैं कि ओबीसी की जो रिपोर्ट आई है उसमें कुछ गड़बड़ है, और हमने देखा कि अभी राजस्थान में भी यूजीसी रोल बैक को लेकर
कुछ चीजें चल रही थी, तो ये आरोप भाजपा पे लग रहे हैं कि लड़ाने का प्रयास है, इन पे क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहले तो डोटासरा जी स्पष्ट करें कि ओबीसी में क्या गड़बड़ है, वो बताएं। अभी वो कहेंगे इतने 1000 जातियां हैं, इतने 100 जातियां हैं, वो कई चीजें करेंगे। तो जब ओबीसी की रिपोर्ट सबमिट की जाती है और ओबीसी सारी जगह से रिपोर्टिंग फीडबैक लेता है, तो उसमें आपने फीडबैक दिया? फीडबैक मांग के ही तो तैयार हुआ है, वन डे ये तो नहीं है कि कोई कमरे में बैठा और निर्णय कर दिया। तो आपने उस समय फीडबैक तो देंगे नहीं। जब ओबीसी की रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो कहेंगे साहब ये तो गलत बनी है। तो ये तो बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी से भागना हुआ। लड़ाने का काम आप कर रहे हैं, काम बिल्कुल मैं कहूँगी सूक्ष्मता के साथ और क्लैरिटी के साथ हुई है। बहुत अच्छी रिपोर्ट बनी है, सबके सामने आ जाएगी और देखिएगा इसका ओबीसी के सभी लोग इसका स्वागत भी करेंगे। तो कहीं कोई शुबा और शंका नहीं है। वो हमेशा कुछ ऐसा ही करते रहते हैं, क्योंकि अब उनके बारे में मैं क्या बोलूँ, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं, उनके शासनकाल को, उनके शिक्षा मंत्री काल को राजस्थान कभी नहीं भूल सकता है। वही वो शख्स थे जिनके राज्य में उनके ही मुख्यमंत्री उनके ही कार्यक्रम में उनसे पूछते हैं कि हमारे यहाँ पैसे का आदान प्रदान होता है, तो सारे भरी सभा में सारे टीचरों ने कहा था कि बिना पैसे के काम नहीं होता है। तो इतने बड़े आरोपित व्यक्ति के बारे में मैं क्या कहूँ, कुछ नहीं कह सकती। वो कुछ भी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार काम कर रही है और काम करके हम जनता से आगे बढ़ते रहेंगे। यमुना जल समझौता होता है, उस पर भी कांग्रेस सवाल उठाती है कि मैं लिख के दे सकता हूँ, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया कि मैं लिख के दे सकता हूँ कि एक पाइप भी नहीं डलेगा। पानी पे बवाल करने वालों से पूछना चाहती हूँ कि जल मिशन योजना में क्या किया? पूरा पानी पी गए क्या? पूरा पाइप खा गए क्या? किए जो आप देख रहे हो कि अभी क्या चल रहा है। तो यमुना जल समझौता से मुझे लगता है कि बरसों से लंबित और शेखावटी क्षेत्र के लिए ईआरसीपी पे बात करने के पहले अपने जहन में, अपनी सरकार में उन्होंने क्या किया पानी के साथ खिलवाड़, ये उनको सोचना चाहिए। एक पाइप नहीं लगा, जाइए चश्मा मोतियाबिंद हो गया है क्या? हमारी सरकार चश्मा भी बांट रही है, वो चश्मा पहनिए और क्षेत्र में घूमिए जहाँ से ये कार्य प्रारंभ हुआ है। कितना बड़ा काम था ये। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को भगीरथ का नाम मिला। बरसों तक सबने बहुत प्रयास किया था। शेखावटी जल संकट से कैसे जूझ रहा था। इनके बड़े बड़े नेता शेखावटी से निकले हैं, पर किसी ने कभी कोई ईमानदार प्रयास नहीं किया। और आज प्रयास का परिणाम है कि पानी भी आएगा, पाइप से ही आएगा और सबके घर में जल भी पहुंचेगा और फिर राजस्थान हरियाली की ओर जाएगा। आप कुछ भी कहते रहिए, बेबुनियाद आधार है। बिना आधार के आरोप लगाने से आपके भी जनप्रतिनिधि होने पे क्वेश्चन मार्क लगता है। मुझे लगता है कि एक सजग जन प्रहरी को सवाल उठाना जरूरी है, पर ऐसे सवाल उठाने चाहिए जो जनता को समझ में भी आए। ऐसे बेबुनियाद सवाल उठाने से क्या, जाइए ना, कितने बड़े पाइप और क्या क्या वहां बिछ चुके हैं, आप पहुंचिए तो सही। ये जल समझौता के कागज पर आप लोगों ने क्या क्या किया था, ये सब अभी उजागर हम लोग करेंगे। आपको समझ में आएगा कि गहलोत सरकार ने क्या लिखा था ईआरसीपी पे। एक रत्ती भर भी कागज पे काम नहीं हुआ था। और जमीन पे जब काम उतरा जल मिशन का, तो इनके मंत्री आज जेल में हैं, इनके अधिकारी जेल में हैं, आप देख ही रहे हैं। तो क्या होता है कि 100 चूहे खा के बिल्ली जब हज को जाती है ना, तो तमाशा बनती है, दुनिया देखती है, माखौल उड़ाती है। और गहलोत साहब हमेशा कहते हैं कि हर गलती कीमत मांगती है। ये उनके बड़े पेटेंट डायलॉग हैं। तो वो गलतियां जो हुई है वो कीमत तो मांगती है। गहलोत साहब के लोकेश जी ओएसडी रहे हैं, उन्होंने, गहलोत साहब राजस्थान के गांधी बनते हैं और हम लोग भी बड़े सम्मान की दृष्टि से उनको देखते थे। लेकिन इतना बड़ा घोटाला में अगर संलिप्तता है और सीएमआर में ये सारी चीजें होती थी जो उनके ओएसडी कह रहे हैं, तो कितने खतरे की घंटी है ये कि आप एक चेहरा आवरण बनाते हो कि राजस्थान के गांधी हैं और गांधी के आड़ में ये सब काम हो, तो ये बहुत चिंता का विषय है। जनता सब देख रही है। मैम एक और बात करते हैं गोविंद सिंह डोटासरा की, मैं बात करूंगा। वो कहते हैं कि बार बार आप लोग कहते तो बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, पर पकड़ नहीं रहे। कैसे नहीं पकड़े? कहाँ से गिनती करवाऊं? उनसे पूछिए आप कि गिनती आती है, कहाँ से गिनती करवाऊं? बड़े मगरमच्छ नहीं पकड़े होते तो महेश जी होते क्या? ये छोटे मछली थे आपकी सरकार के, क्या आपके मंत्री थे, सेकंड मैन थे आपकी मैंने डिपार्टमेंट के सीएम के, जस्ट उनके सहयोगी थे। और जहां तक पेपर लीक का मामला, कितने लोग गए जिनको आपने कमीशन का हेड बना रखा था। मैं नाम ले लेके लोगों को बहुत मशहूर नहीं करना चाहती हूँ। वो सब कौन लोग थे, कहाँ हैं वो लोग, पता तो कीजिए।
उनके दाने पानी की व्यवस्था कीजिए, जाइए उनका हाल चाल जेल में पूछिए जाके। और जो भी लोग हैं, बड़े लोग अगर आपकी नज़र में कोई छूट रहे हो तो नाम बताइए, हम उनको भी अंदर करेंगे। आप तो उसमें लिप्त थे, आपको मालूम थी सारी चीज़ें, पता था ना सारी चीज़ें। नाथी का बाड़ा, ये सारी चीज़ें बहुत मशहूर हुई थी उस समय। आप सोचिए कि राजस्थान के युवाओं के साथ इन्होंने कितना बड़ा खिलवाड़ किया, कैसे पेपर लीक हुए, एक पेपर नहीं, 2 पेपर नहीं, 3 पेपर नहीं, 17 और 19 के बीच में झूलता रहा राजस्थान। 19 पेपर लीक हो जाना, और एक ही परिवार के 3 4 लोग आरएएस बन जाते हैं। क्या प्रतिभा थी उन लोगों में, सोचने की बात है। तो ऐसे लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है। भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस, डे 1 ही पहला हस्ताक्षर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने किया, तो जीरो टॉलरेंस की बात की भ्रष्टाचार पर। उसी दिन से कार्य प्रारंभ हो गया, और आज जेलों में जगह कम हो गई हैं, लोग जा रहे हैं, जांच हो रही है, प्रतिक्रिया आ रही है, निकल रहे हैं, सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, कोई नहीं बचेगा। पूरी बदले की भावना से नहीं, ईमानदारी से सारी जांच के साथ जो भ्रष्ट लोग हैं वो अंदर जा रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा तक भी तार पहुंचेंगे ना? देखिए, ये जांच का विषय है, मैं आपके चैनल पे बोलूं तो ये उचित नहीं होगा। ये सब मैंने जांच का विषय, जहां तक जाएगी तार तो जुड़ेगी। आग तो ऐसे नहीं लगी है, कहीं ना कहीं धुआं तो दिख रहा है, जिन तक तार पहुंच रही है, आग पहुंच रही है, धुआं तो उठा है, वो धुआं सब जनता को भी नजर आ जाएगी। देख लीजिएगा तार कहाँ कहाँ पहुंचेगा, आप लोग भी घबराएंगे सुन के कि ये क्या हो रहा है। राजस्थान को इन्होंने 4-5 सालों में बेच डाला। राजस्थान के युवाओं के साथ इन्होंने उनके सपनों के साथ खिलवाड़ किया। उनकी पूरी जवानी की जो 5 साल होती है, जहां उनके कैरियर बनने का था, उनके खून के आंसू दिए हैं। तो उनके जो श्राप होता है ना, कहते हैं ना श्राप जिसको कहते हैं, युवाओं का श्राप इनको बख्शेगा नहीं। इन्होंने राजस्थान को लूटने का काम किया। 5 साल तक होटलों में बैठे रहे, होटलों में बैठ के सरकार चलाने का कार्य किया, अपनी सरकार बचाने के लिए अपने ही लोगों से लड़ते रहे। इनके उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खुद की सरकार में रोड शो किया था अजमेर से जयपुर तक पेपर लीक के मामले में। कोई नहीं, इनके यहाँ पेपर लीक सिस्टम हो गया था, संविधान का एक अंग बन चुका था कि ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था में ही चलेगी सरकार। वो किस मुंह से सवाल उठा रहे हैं? उनको उठाने का कोई राइट नहीं है। मैम, अभी आपने होटलों से बात करी, मैं एक बार इस पे सवाल पूछना चाहूंगा। वास्तविकता में सचिन पायलट आ रहे थे क्या भाजपा में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कहीं कोई आ रहे होते तो हम ले ही आते ना। अगर वो आ रहे होते तो हम छोड़ थोड़ी देते। हमारी रणनीति, हमारी नीतियां बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन वो कहीं नहीं आ रहे थे, ना हमें उन्हें लाने की चेष्टा की थी। कहीं कुछ इनकी आपसी लड़ाई थी, ये वो इकट्ठे हुए थे अपने ही लोगों को, अपनी सरकार को आंख दिखाने के, क्योंकि गहलोत की कार्यशैली से वो प्रसन्न नहीं थे। बहुत सारे विधायक, इतने विधायक इकट्ठे हो गए, बताइए। और फिर गहलोत साहब ने जो अपनी रचना रची, वो सब आप लोग के सामने है। जादूगर ने अपनी जादूगरी करके हम लोग पे आरोप लगा दिया। हमें लाना होता तो हम कब का ले आते, हमें लाना ही नहीं। हमें आवश्यकता क्या थी? हमें सरकार से अगर हम बेदखल हुए तो हमें शौक नहीं था कि हम सरकार में आए, और सरकार में आना ही होता तो जिस समय मेजोरिटी मिली थी उसी समय हम मैनेज कर लेते। इतने समय के बाद क्यों हम मैनेज करते? तो ये बेबुनियाद आरोप है, ये उनकी ही लड़ाई झगड़े थे जो आपस में एक दूसरे पे लिपापोती और छींटाकसी का काम कर रहे थे। कुछ नहीं मिला तो हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था, सच्ची बात है ये। मैम, पहली बार के विधायक, पहली बार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कार्यशैली को कैसे देखते हैं? राजस्थान के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं ये कहूंगी कि बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, और हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए एक उत्साह है कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। जमीन से उठ के संगठन का कार्य करते करते, जो कहते हैं ना चरय वैती अगर हम गाते हैं तो उस लाइन को हम चरितार्थ करते हैं। एक गरीब किसान का बेटा राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, संगठन के बहुत बड़े अनुभव के साथ, जिसने जमीन पे सब लोगों को देखा है, राजस्थान के गली कूचों को देखा है, वो राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। उसकी ईमानदारी के साथ, उसके डेडिकेशन के साथ इन 2 वर्षों में उनकी कार्यशैली से आप लोग सब प्रभावित हुए होंगे। किस तरह से संवाद करना और किस तरह से अपने कार्य को जमीन पे उतारना, ये भजन लाल जी की कार्यशैली है। हर व्यक्ति, एक आम व्यक्ति सोचता है कि मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री हूँ, और यदि मैं मुख्यमंत्री के पास पहुंचा तो हमारी जरूर सुनवाई होगी। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में हमारे भजन लाल जी को याद किया जाएगा बरसों तक। अभी तो 2 वर्ष में ही उन्होंने भगीरथ की उपाधि ले ली। आप सोचते थे इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर रहे हैं, तो देखते जाइए। अभी तो हमारा 3 वर्ष बचा हुआ है, कार्य की झड़ी लगेगी और बरसों तक लोग उनको याद करेंगे। मैम, आप कह रहे हैं लगातार काम हो रहे हैं,
पर लोगों के अंदर एक सेंटीमेंट अभी दिख रहा है कि काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। तो काम हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, ऑपोजिशन एक माहौल बनाता है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो लोग नहीं कह रहे हैं। आप लोग का भी किन से मिलना होता है मैं नहीं जानती, पर लोग नहीं कह रहे हैं। हम लोग भी तो जनता के बीच में है, हम भी तो उसी राजस्थान की जनता से मिल रहे हैं, तो वहां ऐसे बहुत सारे सवाल नहीं आते। समस्या आती है, समाधान होता है, चाहे किसान की बात कर लीजिए, चाहे युवाओं की बात कर लीजिए। किस सरकार ने अपने कैलेंडर निकाला हो युवाओं के लिए रोजगार का? किस सरकार में 1.5 लाख 2 साल में भर्तियां हो जाती हैं, और 1.5 लाख 2 लाख हो गई, अब तो 1,80,000 भर्ती हो गई सरकारी और गैर सरकारी, और 1 लाख पाइपलाइन में है। 2.5-3 लाख 2 साल में हम आपको अवसर दे रहे हैं। युवा सबसे बड़ी हमारी ताकत होती है, और हम ये कर रहे हैं, कैलेंडर दे रहे हैं एग्जाम्स का। ये कौन इतनी पारदर्शिता से काम करता है? महिलाओं की सुरक्षा का स्केल आप देखें। हम पिछली सरकार में छोड़ के जब हमने सत्ता संभाला तो विमेन एट्रोसिटीज में राजस्थान नंबर 1 पे था, और आज राजस्थान नंबर 5 पे है। तो ये डेवलपमेंट नहीं है क्या? इसको विमेन लेड डेवलपमेंट कहते हैं, जहां महिलाएं सुरक्षित होकर अपने कार्य क्षेत्र में जा रही है। तो महिलाओं की समस्या, आंगनबाड़ी, ये सारी चीजें हैं। किसान की समस्या, आज गांव में जाइए ना, किसानों के खेत की बिजली का पता कीजिए, कैसे उनके पानी पहुंच रहा है, कैसे वहां बिजली आ रही है। जो अप्रत्याशित चीजें थी वो हो रही है। अब गाँव में बिजली नहीं जाती, और पहले बिजली कब आती थी लोग पूछते थे, अब बिजली कब जाती है पता ही नहीं। तो इतना परिवर्तन, ये सामान्य परिवर्तन है क्या? अब वो माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि साहब कुछ काम नहीं हो रहा, हाँ, काम नहीं हो रहा है। किन का? कांग्रेस के लोगों का, भ्रष्टाचारियों का। जो लोग राजस्थान का कल्याण नहीं चाहते, उनका कार्य नहीं होता है। जो राजस्थान के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, उन सबके काम हो रहे हैं। जैसे ही भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनते हैं, विपक्ष उन पर लगातार हमलावर रहता है, उन्हें पर्ची सीएम कहते हैं, और अभी तक विधानसभा में ये आरोप लगाया जाता है कि सरकार दिल्ली से चल रही है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, फिर वही 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जाने। कांग्रेस तो कम से कम ऐसा आरोप ना लगाए कि एक पार्टी का एक परिवार पार्टी को चलाते हैं, वहां से इंस्ट्रक्शन मिलता है और सारी चीजें हम लोग सालों से देख रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे संगठनात्मक ढांचा है, और वो पर्ची वर्ची की सरकार की बात बिल्कुल गलत है। सामूहिक निर्णय होता है और नाम आता है, उस नाम को खोला जाता है। इसको पर्ची की सरकार का नाम देना बिल्कुल गलत है कहीं कोई। लेकिन इतना जरूर है कि केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, डबल इंजन की सरकार है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर दिल्ली जाते हैं, उनका जाना लाजमी भी है, पर बराबर दिल्ली जाके खाली हाथ नहीं लाते हैं। राजस्थान की जनता के लिए सौगातें लेके आते हैं। ये जब सरकार के लिए दिल्ली जाते थे तो क्या लेके आते थे? गहलोत साहब को बताना चाहिए, डोटासरा साहब को बताना चाहिए कि ये लोग दिल्ली जाके उस समय क्या करते थे। हमारी सरकार अगर दिल्ली जाती है तो राजस्थान की जनता के कल्याण के लिए जाती है, और उनके लिए कल्याण की योजनाओं को लेके राजस्थान की जमीन पे उतारती है। तो दिल्ली सरकार चला रही है या कोई और सरकार चला रहा है, लेकिन हमारे यहाँ सामूहिक चीजें चलती है। डबल इंजन की सरकार है, हम लोग सब लोग मिलजुल के अपनी सरकार चला रहे हैं। जनता के लिए है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, इसलिए हम लोग का काम जनता के साथ हो रहा है। तो ये आरोप लगाना बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। हमें बता दें कि गहलोत साहब कांग्रेस के शासन में, जब उनकी सरकार भी केंद्र में थी और यहाँ तो जाते थे, तो क्या करते थे? कितनी सौगातें जयपुर के लिए या राजस्थान के लिए लाए, एक बार बताएं तो सही। राजस्थान की जनता की मानस पटल पे मुझे तो नहीं लगता कि कुछ याद भी होगा। वो रिसेंटली 5 साल की सब यादें अभी मिटी नहीं है, इसलिए ये आरोप लगाना बेबुनियाद है। हमारी सरकार सामूहिकता के साथ चल रही है, और निर्णय भी सामूहिकता के साथ लेती है, पूरी कैबिनेट निर्णय लेती है। वन मैन शो हमारे यहाँ नहीं है। अभी हमने एक नारा सुना, चौथी बार गहलोत सरकार वरना भजनलाल बरकरार। इस पे क्या कहेंगे? क्या चौथी बार? गहलोत सरकार वरना भजनलाल सरकार बरकरार, ये नारे लगाए गए हाल ही में जब गहलोत साहब का एक प्रोग्राम था उसके अंदर। तो इससे हम क्या समझे मैम? बहुत अच्छी बात है। अगर वो बरकरार भजनलाल सरकार कांग्रेस के लोग कह रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या होगी? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई है। उन्हें डर लगता है कि पायलट साहब नहीं बने तो बढ़िया है कि हमारे भजनलाल जी ही रिपीट हो, माने बीजेपी की सरकार बने। गहलोत साहब मुख्यमंत्री नहीं बने तो कोई और ना बन जाए, इससे बेहतर है कि बीजेपी की सरकार। कहीं ना कहीं वो सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता या पदाधिकारी ये मान रहे हैं कि भजनलाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो बरकरार भजनलाल सरकार के नारे लग रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या होगी? बहुत अच्छी बात है, बहुत स्वागत करते हैं हम तो। गहलोत साहब की जो चालें हैं ना, वो सब चालें जनता के सामने आ रही है। गहलोत
और साहब और पायलट साहब की इस लड़ाई में राजस्थान का बहुत नुकसान हुआ है। उनकी पार्टी का तो जो हो ही रहा है, राजस्थान का भी बहुत नुकसान हुआ है। जो समय, जो अवसर उनको मिला था राजस्थान की सेवा करने का, उन्होंने उसको गंवा दिया और इसको राजस्थान की जनता भूली नहीं है। मैम, डिस्टर्ब एरिया एक्ट लेकर आया जाता है राजस्थान में, जिसे एक तरीके से समुदाय विशेष में फूट डालने की बात कहकर पोर्ट्रे किया गया। हमने ऑपरेशन क्लीन भी देखा बॉर्डर पे, उसका भी विरोध हुआ। देखिए, देश की एकता और अखंडता के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। आपने ये जिस एक्ट की बात की, उस एक्ट को अगर हम जयपुर की राजधानी के संदर्भ में देखें कि किस प्रकार से वातावरण तैयार होता वॉल सिटी के अंदर में, मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो माहौल बना, इसलिए ये एक्ट जरूरी था, सुरक्षा के दृष्टिकोण के लिए जरूरी था। ये कोई शरणार्थी तो जगह है नहीं ना कि कोई भी आए, कोई भी चले जाओ, कहीं से आ जाओ, ये इसको अपनी शरण स्थली बना लो और फिर राजस्थान की राजधानी को डिस्टर्ब कर दो। इन सब चीज़ को कसने के लिए, इन सब चीज़ को सुधारने के लिए ये एक्ट्स ज़रूरी थे। और जहाँ तक कांग्रेस के लोग, तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश के बॉर्डर लाइन पे जब हम उन्होंने सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तारबंदी की, वो भी उन्हें अच्छी नहीं लगी। हमारे सेना के लोग मरते थे, वो उन्हें पसंद आता था, पर हमारे सेना के लोग सुरक्षित होते हैं, देश सुरक्षित होता है, देश की सीमाएं सुरक्षित होती है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि ये चीज़ें देश हित में नहीं है। तो देश हित की परिभाषा और देशभक्ति की परिभाषा को मुझे लगता है कि कांग्रेस के मित्रों को एक बार पुनः परिभाषित करके समझने की आवश्यकता है कि देश हित क्या है, देश हित में लाए गए कानून क्या हैं। इन सब की स्टडी की बहुत आवश्यकता है। मैम, आप महिला मोर्चा अध्यक्ष रही, ऐसे कौन से कड़े फैसले थे जो उस समय आपको लेने पड़े और आज आपको शायद लगता है कि वो फैसला नहीं लेते तो चल जाता? महिला मोर्चा या महिला आयोग? दोनों का बता दीजिए। दोनों का। देखिए, महिला मोर्चा में जिस समय मैंने काम संभाला था, वो दशक बहुत कठिनाइयों का था और मुझे बहुत बैक टू बैक मुझे बहुत फाइटिंग करनी पड़ती थी। सबको कन्विंस करना बहुत मुश्किल था। हम जैसी महिलाएं पॉलिटिकल फील्ड में नहीं थी, भीड़ करके लाया जाता था, कोई आयोजन किया जाता था और फिर भीड़ चली जाती थी। लेकिन संगठन की संरचना को तैयार करना, वो मेहनत के साथ हमने किया, लेकिन डिटर्मिनेशन मुझ में बहुत था कि जब मुझे दायित्व मिला है तो मैं इसको पूरा करूंगी। और पूरा नेटवर्क मैंने मंडल स्तर तक का महिला मोर्चा का राजस्थान में बनाया था और ये एक इतिहास था। आज तो पूरे बहुत अच्छा समय है, आज महिला मोर्चा बहुत स्ट्रांग स्थिति में है, क्योंकि नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग थी, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। चुनौतियां थी, महिलाएं आती नहीं थी, हम लोग को देख के अनाप शनाप बातें होती थी कि ये कौन सी महिलाएं हैं, राजनीति की महिलाएं हैं, ये अच्छी महिलाएं नहीं। लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, उन लोगों के मन में विश्वास जगाया जहां राजनीति की शुद्धता और सुचिता की ध्यान रखी जाती है। आप लोग ज्वाइन कीजिए, आइए, और धीरे धीरे आप लोगों ने विस्तार देखा। आज एक विशाल बट वृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा, जिसको हरावल दस्ता कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का, वो तैयार है और हर चुनाव में अपनी महती भूमिका निभाता है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी 2004 में जब हम सरकार में आए थे और वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का बहुत कम होता था राजस्थान में, और वो वोटिंग परसेंटेज उस समय बदला था। पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का परसेंटेज हुआ था 62.58%। ये बहुत ऐतिहासिक था और हमें बहुत प्रसन्नता दे गया कि हमने अगर ज़मीन पे काम किया तो महिलाओं ने उमड़ घुमड़ के वोटिंग, चूँकि देखिए राजनीतिक पार्टियों का संरचना जब तैयार होता है, 1-to-1 कनेक्शन होता है, तो वोट में परिलक्षित होता है और नज़र आता है, तो वो हमें नज़र आया था। दूसरा, यदि आयोग की बात करेंगे तो आयोग का कार्य मिलना मेरे लिए बहुत ही मैंने कहूँगी सुखद अनुभव था कि मेरा फील्ड रहा है बेसिकली महिला, और महिलाओं के लिए मैं काम करती रही थी। तो महिला आयोग में बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि मेरे आने के पहले महिला आयोग को लोग विषहीन सर्प की समझते थे कि ये बस एक कुर्सी पे बिठा दो, एक लाल बत्ती की गाड़ी दे दो और जस्ट फॉर ऑब्लाइजिंग, कि ये ऐसी जगह है जहाँ जाके आपको टिकट नहीं मिला, आपको ये नहीं मिला, आपका कद बड़ा है, जाके आप वहाँ जाइए। इसको विषहीन, इनकी ताकत नहीं है, इनकी सुधारने की क्षमता नहीं है। लेकिन उस विषहीन या दंतहीन सर्प रूपी महिला आयोग को मैंने पूरी विष से भर के इतना स्ट्रॉन्ग किया कि जब जिस टेन्योर में मैं महिला आयोग में थी 2015 से 18 में, राजस्थान में महिला आयोग का इतना खौफ हुआ था, इतने लोगों ने डरे थे। खाप पंचायत, ये भोपे और ये जो आटा साटा, ये सब जो टैबू था राजस्थान में, इन सब पे हमने खूब हैमर किया। और बाल विवाह, ये सारी चीज़ों को हमने जड़ से, हम दावे के साथ तो ये नहीं कह सकते कि मैंने एकदम मिटा दिया, लेकिन बहुत
हद तक हमने इसको खत्म करने की चेष्टा की, और इतने नवाचार महिला आयोग में मैंने किए थे जो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग थे, लेकिन जमीन पे उतरे और आज चारों तरफ दिखता है। कहीं भी दूर दराज में मिल जाती हूँ लोगों को तो कहते साहब मैं महिला आयोग, माने हमने राजस्थान महिला आयोग का ऑफिस केवल जयपुर में एक था और पूरे दूर दराज से लोग आते। मैंने इसको पूरे डिस्ट्रिक्ट पे ले गई कि कोई गांव की महिला परेशान है तो तुरंत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आ गया। मैं पंचायतों तक ले गई महिला आयोग को, तो इतना सुलभ और सरल हो गया, एक्सेसिबल हो गया महिला आयोग कि जयपुर आने के लिए लोग सोचते थे वो सोचना बंद, और वहीं पे आपको मिल रही है सुविधा, वहीं पे आइए, वहीं समाधान पाइए और अपने आप को आराम की स्थिति में लाइए। नहीं तो कोई एक महिला पीड़ित है, घर से निकल के जयपुर तक आना कितना डिफिकल्ट था, वो सारी व्यवस्था की। तो अच्छा लगता है। चैलेंजिंग जब तक कोई चीज नहीं हो ना, कहते हैं ना कि आपदा में ही अवसर मिलता है, ये मोदी जी की थीम लाइन है और उसको हम लोग पकड़ते हैं। जब तक परेशानी नहीं हो, आप सरल सरल में क्या काम करोगे, सुखद सुखद में क्या काम करोगे। परेशानियों के बीच से जो रास्ता निकलता है वो एक दिशा देता है समाज को, वो एक राह देता है। तो मुझे लगता है इन परेशानियों के साथ काम किया तो आनंद आया, और बहुत आनंद आया। मैं उस टेन्योर को बहुत अच्छे से याद करती हूँ। मैंने ऐसे कुछ कुछ पंच लाइन मैंने डाले हैं जो आज तक चल रहा है, वो मुझे आनंद देता है। जैसे कुछ बहुत सारी चीजें, बहुत लंबी बात हो जाएगी लेकिन बहुत अच्छा लगेगा आपको। उस समय ट्रिपल तलाक का इश्यू था तो आयोग ने बहुत सीरियसली लिया था, वो दिल्ली तक बात गई थी। हम लोगों ने सीसीएल पे भी बात की थी, उस समय चाइल्ड केयर लीव महिलाओं को नहीं मिलता था। हमने अपने सरकार से आग्रह किया, हमने बनाया प्रपोजल, उस सरकार ने महिलाओं को राहत दी। हमने लिविंग इन पे बहुत बात की तो उस पर भी बहुत सारी चीजें हुई। आज तो कोर्ट भी आदेश कई जारी कर रहा है। हम लोगों ने बहुत सारे हेल्पलाइन खोले जो पैनिक पे बटन करके हमने किया था कि कोई महिला, कोई बच्ची अगर सड़क पे चल रही है, बस में चल रही है, आप परेशान है तो एक बटन प्रेस कीजिए, महिला आयोग से आप कनेक्ट हो जाएंगी, पुलिस आपसे जुड़ जाएगी। तो ये सब चीजें, बहुत सारा नवाचार किया था हमने। वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आया जाता है और उसे परिसीमन से जोड़ दिया जाता है। जो महिला रिजर्वेशन बिल था उसके साथ जो पूरा प्रकरण चला उस पे कहीं ना कहीं विपक्ष आप ही की पार्टी को घेरता रहा कि आप उसके आड़ में एक और बिल पास कराना चाहते हैं। परिसीमन क्यों नहीं होना चाहिए? परिसीमन होना चाहिए ना। हर 10-12 साल के बाद परिसीमन की कार्रवाई होती है ना, बरसों से चली आ रही है। तो इस बार परिसीमन, कोविड आ गया, कोविड के समय वो थोड़ा डिले हो गया तो परिसीमन तो लंबित था ही। तो अगर परिसीमन के साथ ये महिला बिल अगर पास ही होना होता तो इतने सालों से अब तक क्यों पास नहीं हुआ? ये पितृसत्तात्मक मानसिकता के लोग किस प्रकार महिला अधिनियम के बिल को फाड़ा गया। आप लालू प्रसाद यादव को भी याद कर सकते हैं, आप स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को भी याद कर सकते हैं, अखिलेश जी भी बहुत बातें कर रहे हैं, डिम्पल यादव बहुत बोल रही हैं, किस तरह बिल को फाड़ा गया। और राहुल गांधी, किस तरह बिल का मजाक उड़ाया गया, ये हम लोग भूल गए क्या? आज परिसीमन और बहुत आने लगा कि विदाउट परिसीमन कीजिए। 2024 में बिल तो पारित हो गई थी, आपने हैंडशेक करके पारित भी कर दिया था। उस समय क्यों नहीं आपने परिसीमन की आवाज उठाई थी? अगर आपको लग रहा था तो उस समय आपको लग रहा था कि अरे अभी हम विरोध करेंगे तो चुनाव में जाना है, हमें प्रॉब्लम होगा, तो उस समय तो आपने गुडी गुडी में पास कर दिया। और अब शुरू हो गया कि अरे ये तो बिल्कुल पास होने की स्थिति है। अगर महिलाओं को 33% आरक्षण बिना पुरुषों को नुकसान पहुंचाए हुए मिलता है, सदन की आवश्यकता भी है पार्लियामेंट की कोई बड़ा आकार हो, क्योंकि अभी 543 पे 42 पे चल रहा है, उसको यदि विस्तार मिलता है तो सीटें बढ़ाई जाती है तो क्या दिक्कत है? ये दोनों काम एक साथ होने में क्या परेशानी है? मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन आपको बिल नहीं चाहिए तो परिसीमन का बहाना लेके रोक दिया आपने। प्रधानमंत्री जी ने इस बिल को जब 26 में लाए तो यही तो था कि पारित कीजिए, फटाफट काम हो जाएगा और आने वाले इलेक्शन में मतलब 29 में हम सब लोग को इसका लाभ मिल जाएगा। तो भी इनके पेट में दर्द हो रही है। तो इनकी नीयत साफ नहीं है। इनकी अगर नीयत साफ होती तो इस बिल को पारित करते, कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। परिसीमन से क्या आपत्ति है मुझे समझ में नहीं आ रहा। सीटें इतनी बढ़ रही है, ये समझते नहीं है, ये जान के ये गोली फेंक रहे हैं कि अगर 542-43 पे किया जाता है 33%, तो कई जो सदन में अभी बैठे ना वो सब की हिट विकेट हो जाएंगे, सब उड़ जाएंगे। 543 में हमें जो सीटें मिलेंगी उसके बजाय जो परिसीमन लागू होने के बाद जो हम सीटें बढ़ा के कर रहे हैं, जो हमारे होम मिनिस्टर ने बात रखी थी सदन में कि 833 या 40 की सीट हो जाएगी, उसमें जो परिसीमन होगा तो वो उसमें जो सीटें मिलेगी वो ज्यादा फायदेमंद होगा। या अभी अगर हम अभी लाते हैं तो ये जो अभी मीठी मीठी बातें बोल रहे हैं ना, ये कोई पास नहीं करेंगे, ये सब भाग जाएंगे कि भाई हमारी सीटें चली जाएगी।
हमने इसलिए कहा कि ना आपका नुकसान हो ना हमारा नुकसान हो, सब लोग मिलजुल के एक अच्छे सदन का निर्माण करें जहां अच्छी संख्या में महिलाएं पहुंचे, आप लोग भी रहिए, सब लोग रह के एक अच्छे देश का निर्माण हो जहां नारी शक्ति वंदन का भी वंदन हो, अभिनंदन हो। यही चेष्टा थी, लेकिन इनकी नीयत में खोट है। ये कतई नहीं चाहते हैं कि महिला बिल पारित हो, और महिला इनको सबक सिखाएगी। बंगाल में आपने देख लिया, सबक सिखा दिया, आने वाले इलेक्शन में भी सबक सिखाएगी। इनको बता देगी कि महिलाओं का विरोध करना क्या मायने रखता है। इधर से कान छूना है, इधर से कान छूना, इतनी बेवकूफ हमारी बहनें नहीं है, सब समझने लगी हैं सभी चीजों को। इसलिए इसको पास कराना चाहिए और जिस हाल में परिसीमन के का नाटक बंद करना चाहिए। राजस्थान की हम बात कर रहे थे, फिर से मैं आऊंगा हनुमान बेनीवाल पर ही। उन्होंने कुछ शब्द कहे थे बैराना धाम वाले मामले में मुख्यमंत्री पर, उसके बाद काफी सारी चीजें हुई। आप ही के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी गाड़ी पे पास काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी, कुछ माहौल बन गया था इस हिसाब से, उस पर क्या कहेंगी मैम? राजस्थान जो आपने कहा एक मधुर भाषी राज्य माना जाता है, उसमें क्या इन देखिए राजस्थान की राजनीति या राजस्थान के सामाजिक परिवेश के ताने बाने से अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमेशा मधुरता और सौम्यता के साथ राजनीति करते हैं। सामाजिक जीवन भी बहुत अच्छे तरीके से परस्पर स्नेह और पारिवारिक स्नेह के साथ बढ़ते हैं। अब हनुमान बेनीवाल जी ने क्या बोला और आप लोगों ने, हम लोगों ने जो देखा, राजस्थान की जनता देख रही है। ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करती है जनता। देखिए नेगेटिविटी बहुत ज्यादा सही नहीं होती। आप कितना नेगेटिविटी करोगे? नेगेटिविटी के साथ अगर आप राजनीति करते हो तो उसका पॉजिटिव आंसर आपको कभी नहीं मिलेगा, वो नेगेटिव ही रहेगा, चाहे कोई कर रहा हो। इसको कोई उचित, राजस्थान की जनता कतई उचित नहीं ठहराती। हो सकता है कि एक जुमला बन सकता है, एक हो ठहाके की एक ठिठोली आ सकती है उनके भाषणों पे, लेकिन गंभीरता वाली राजनीति इसको नहीं कहेंगे। और आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी ये इस तरह के माइलस्टोन सही नहीं है। वो देख रहे हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि कैसे बोल रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये जनरेशन, जो युवा जनरेशन है, वो देख रही है और समझ रही है, तो ये ठीक नहीं है। मैं तो इतना ही एडवाइस करूंगी कि मित्रवत होके जो राजनीति होती है, समरसता के साथ जो राजनीति होती है, और एक अनुशासन और एक परंपरा जो रही है राजस्थान की, उसको डैमेज ना किया जाए, उसी के साथ राजनीति हो तो अच्छी बात है। ऑलमोस्ट मैम आखिरी पड़ाव पर हैं पॉडकास्ट के। मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा राजस्थान से और केंद्र से भी, आप उन पे क्या विचार रखनी है, एक लाइन में बताइएगा। सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मैं यदि कहूँ कि बहुत ही चतुर पॉलिटिशियन है वो। सचिन पायलट। आई थिंक सीजन्ड, बहुत ही सीजन लीडर है, बहुत ही युवा हैं। इससे युवा की जो एक सोच होनी चाहिए, एक विजनरी होनी चाहिए, वो उनमें नजर आता है। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा। मस्खरा कह सकती हूँ। जो नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली। उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, बहुत ज्यादा पार्टी की इसमें नहीं होती, मैं उनको सुनती रहती हूँ। संजीदा। जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के भजनलाल शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री, मैं यदि कहूँ कि बहुत डेडिकेशन के साथ, एक अपने कमिटमेंट को पूरा करने वाला व्यक्ति और डेडिकेशन के साथ राज्य का काम करने वाला व्यक्ति, बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में मैं उनको देखती हूँ। वसुंधरा राजे। आइकॉनिक, हम सब महिलाओं के लिए वो आइकॉनिक लीडर हैं। उनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। राजनीति में महिलाओं को अपने व्यवहार, अपने विजन से राजनीति को एक नई दिशा राजस्थान को उन्होंने दी है। उनकी विजनरी, उनकी लीडरशिप राजस्थान हमेशा याद रखेगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। सौम्य, बहुत सुशील और सौम्य, अच्छी लीडरशिप है उनकी। राजघराने के होने के बावजूद भी उन्होंने राजपथ को चुना और उस राजपथ पे पैदल ही निकल जाती हैं जनता की समस्या के लिए। तो मुझे लगता है कि बहुत सरल, सुशील, सौम्य लीडरशिप मिली है हमें। किरोड़ी लाल मीणा। आक्रामक, एग्रेसिव लीडरशिप। हनुमान बेनीवाल। उनके बारे में, चूंकि वो हमारे ही प्रोडक्ट रहे हैं, बीजेपी से ही निकले हैं, हमने बहुत साथ काम किया उनके। आंदोलनकारी कह सकते हैं आप उनको, आंदोलन उनका जीवन है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी। युवाओं की नहीं हो। सुमन शर्मा। अपने बारे में आकलन करना बड़ा मुश्किल होता है, पर इतना कह सकती हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं उनके लिए आजाद शत्रु ही इस्तेमाल कर सकती हूँ।
एक आजाद शत्रु के रूप में उनको देखती हूँ मैं। जो अभी केंद्र में नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी। लिटिल बेबी, इन्फेंट के बाद एक टोडलर होता है शब्द, तो इन्फेंट के टोडलर ही हैं पॉलिटिक्स के। गृह मंत्री अमित शाह देश की राजनीति के चाणक्य, काफी ज्यादा उनको चाणक्य के टैग से बुलाया जाता है। मैं पूछने का मन भी था वजह क्या है उसके पीछे, चाहे देखिए उनकी सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनकी नीतियां। आप देश में कभी कल्पना कर सकते थे क्या गृह मंत्री के रूप में जो उन्होंने 370 को बिना खून खराबे से हटा देना, सारी सीमाएं हमारी बॉर्डरिंग हो गई, और कई चीजें सीए के बारे में, ये सब चीजें तो उनकी है। इतनी आसानी से कर देना, बड़े बड़े विषयों को, आतंकवाद देश से खत्म करना, नक्सलवाद देश से खत्म करना, ये चीजें आसान थी क्या? तो नीतिकार ऐसे हैं, वो नीति ऐसे बनाते हैं जो पूरी, मैं कहती हूँ पूरी गति से जमीन पे उतरती है और काम होती है। इसलिए चाणक्य की नीति हमारे भारतीय इतिहास में दर्ज है कि कैसे चाणक्य नीति ने एक साम्राज्य की स्थापना कर दी थी और कितने बड़े साम्राज्य से लड़के, तो इसलिए उनको चाणक्य कहा जाता है। राजनीति के चाणक्य रहेंगे वो सदैव। मैम, भारतीय राजनीति का सबसे ओवररेटेड नेता? राजनीति में अभी तो ऐसा मैं कह नहीं सकती, कोई नाम जहन में नहीं आ रहा है मेरे पास। अंडररेटेड नेता? ओवररेटेड, अंडररेटेड, राजनीति में देखिए राहुल गांधी आते हैं फिर, क्योंकि जो दक्षता उनमें होनी चाहिए थी और जो उनसे देश उम्मीद कर रहा था, जिस बैकग्राउंड से आए थे, वो दिखा नहीं पाए। आने वाले 28 चुनाव में कौन सी सीट से लड़ रहे हैं चुनाव? ये देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये विषय हमारा नहीं है, ये हमारे संगठन का विषय है। जो आदेश होता है उसको सर माथे पे लेके हम लोग आगे निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए सोचना स्वयं के लिए नहीं सोचना है, हमारे लिए पार्टी सोचती है, वही निर्णय। क्योंकि मैं संगठन की हूँ, मैं कहीं से हाईजैक होके नहीं आई हूँ कि मैं कुछ भी सोच सकती हूँ। मैं संगठन की हूँ, संगठन के आदेश की पालना करती हूँ। मैम, ऐसी कोई महिला नेत्री जिनको देख के आप राजनीति में आई जो आपको बहुत प्रभावित करती थी? सुषमा स्वराज मेरी सबसे प्रिय लीडर रही, उसके बाद वसुंधरा जी रही। क्योंकि महिला होने से देखिए अटैचमेंट होता है। अटल जी हम सबके बहुत ही प्रिय लीडर रहे थे, हम सब लेके इंस्पायरिंग। उनका कवि हृदय मन इतना हम लोग को कार्य करने के लिए प्रेरित करता था। सुषमा जी को बहुत हमने देखा और इंस्पायर होके, अगर आप कहें तो उनके ही भाषण सुन के, उनके ही कार्य को देख के हम लोग राजनीति में आए थे। मैम, कोई लास्ट मैसेज आप राजस्थान की जनताओं को, युवाओं को और महिलाओं को देना चाहें? देखिए, राजनीति के फील्ड में है अगर हम लेते हैं तो राजनीति के फील्ड में जो युवा, महिला या जो लोग आना चाहते हैं, पूरे धमक के साथ आइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरे धैर्य के साथ भी राजनीति के फील्ड में पांव रखिए। राजनीति बहुत अच्छी डगर है, इससे आप लोग अपने रास्ते को अलग मत कीजिए। कई एक धारणा बन गई कि राजनीति में गलत लोग हैं, इस धारणा को मिटाने के लिए आप जैसे लोगों को आना पड़ेगा और धैर्य के साथ राजनीति में आगे बढ़िए, सफलता आपके कदम चूमेगी। और राजस्थान के युवाओं के लिए विशेषकर कि ये आप लोग का स्वर्णिम काल है, अपने इस काल को अच्छे से उपयोग कीजिए और राजस्थान के कल्याण में अपने पोटेंशियल को आप लोग डालिए। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद आप सबका भी जुड़े रहने के लिए। अगली बार जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।